हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे ना, ब्रेन ईटिंग अमीबा, दिमाग खाने वाला अमीबा, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत पास है। क्योंकि ये पढ़ते ही ना मुझे अपनी एक्स की याद आ गई। एंड आई एम श्योर तुम्हें भी आ गई होगी। बट जोक्स अपार्ट, ये जो टॉपिक है ब्रेन ईटिंग अमीबा, दिमाग खाने वाला अमीबा, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूपीएससी की आदत है हर साल एक या दो क्वेश्चन वो आपसे किसी ना किसी डिजीज या फिर किसी बैक्टीरिया, वायरस या कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके बारे में पूछ लेती है। इन्फेक्शंस कैसे होते हैं। सो उसी सीरीज में ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक के साथ मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, जो आप इस लेक्चर की पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ओके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी a यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। ओके, तो इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है नेग्लेरिया फौलेरी। और ये एक अमीबा है जो कि वार्म फ्रेश वाटर में रहता है। ओके, जैसे कि लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स या धीरे चलने वाली नदियां, या फिर मैन मेड सोर्सेज में अगर देखें तो ऐसे स्विमिंग पूल्स जिनकी ढंग से सफाई नहीं होती, क्लोरीन वगैरह जिनमें नहीं डाला जाता है, वहां पे ये मिलता है। और इसको बड़े प्यार से सब ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारे दिमाग में घुस के वहां पे एक इन्फेक्शन कर देता है और धीरे धीरे हमारे ब्रेन सेल्स को खा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले ना कुछ की टर्म्स समझते हैं यहाँ पे कि ये अमीबा क्या होता है। सो व्हाट इज एन अमीबा? अमीबा जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और सिंगल सेल्ड मतलब जैसे हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। और ये प्रोटोजोआ जो ग्रुप होता है एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स का, उसको बिलोंग करता है। अब ये किस तरह से मूव करता है, इसका एक टर्म है सूडोपोडिया, जिसको कहते हैं फॉल्स फीट, जिनकी हेल्प से ये अपना खाना खाता है। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। और ये कहाँ पे मिलता है? सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मतलब अर्थ पे हर जगह आपको अमीबा मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो है ना अपना भाई गोल गोल सा, गोलू मोलू, ये है आपका अमीबा। ओके, इस तरह से ये सूडोपोडिया जो मैंने बोला था, फॉल्स फीट, सूडोपोड्स, तो ये जो इसकी प्रोट्रूजन्स हैं ये है फॉल्स फीट्स। ओके, और इसके ये पार्ट है, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये इसका मेम्ब्रेन है। ओके, और ये सूडोपोड्स वैक्यूल। अब ये खाना कैसे खाता है कि इसको कोई खाना दिखा यहाँ पे, ये जो है, तो ये अपने ये जो प्रोट्रूजन्स है ना, फॉल्स फीट है, इनको बड़े करने शुरू कर देगा। और बड़े करके इसके चारों तरफ घेरा बना लेगा। और घेरा बना के इसको अपने अंदर खींच लेगा। और फिर इसको ये डाइजेस्ट कर लेगा, जिसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और फिर उसको अपने ही अंदर असिमिलेट कर लेगा। और जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये पॉटी करके भाग जाएगा वहां से। तो ये इसका थोड़ा बेसिक था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे अमीबा हार्मफुल होते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है, नो, सारे अमीबा हार्मफुल नहीं होते, मोस्टली हार्मलेस होते हैं। तो ये वीडियो देख के चप्पल लेके मारने मत निकल जाना। जैसे सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, जैसे सारे वायरस हार्मफुल नहीं होते, जैसे सारे इंसान हार्मफुल नहीं होते, जैसे सारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज नहीं होती, ऐसे ही सारे अमीबा भी हार्मफुल नहीं होते। बल्कि ज्यादातर जो है वो हार्मलेस होते हैं, जो कि पानी में, मिट्टी में, हर जगह पे मिलते हैं। और ये बैक्टीरिया को खाते हैं। ओके, इनकी कुछ स्पीशीज ही हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती है, जिनमें से एक तो ये है। ओके, जो कि हमारे दस्त कर देती है, खूनी दस्त, ब्लडी डायरिया। दूसरा जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, नेग्लेरिया फाउलेरी, जो कि हमारे दिमाग में प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस, ओके, ये वाली बीमारी करती है। मेनिंजियो मतलब जो भी ब्रेन से रिलेटेड हो, एन्सेफेलाइटिस। उसके अलावा कुछ रेयर स्पीशीज हैं जो कि हमारी आंखों और दिमाग में भी इन्फेक्शन कर देते हैं, बट ये उनमें करते हैं जिन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होता है। ओके,
आगे चलते हैं। तो ये किस तरह से इन्फेक्ट करता है? ओके, तो सबसे पहले ना इसको आपके दिमाग तक पहुँचने के लिए एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है, जो कि जनरली आपका नाक होता है। ये नाक में घुसता है जब हम वार्म वाटर में या तो स्विमिंग कर रहे हो या छलांग लगाएँ या जंप लगाएँ कंटामिनेटेड वार्म वाटर में। चिंता मत करो, ड्रिंकिंग वाटर से ये बीमारी नहीं होती है, बिकॉज़ हमारे स्टमक में जो एसिड होता है, वो अमीबा को मार देता है। अब स्टमक स्टमक में कौन-सा एसिड होता है? बहुत सारे स्टेट पीसीएस कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो। अब नाक में घुसने के बाद ये क्या करता है कि ये ओलिफैक्टरी नर्व यानी कि वो वाली जो नस होती है हमारी, जो नाक से लेकर हमारे ब्रेन तक स्मेल के सिग्नल्स को कैरी करती है। फॉर एग्जांपल तुम सांस लेते हो, तो हमारे जो नाक के जो सेंसर्स हैं, वो स्मेल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये जो ओलिफैक्टरी नर्व है ना, यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दिमाग तक पहुंचती है, और दिमाग को पता लगता है, ओहो यहाँ पे तो कूड़ा पड़ा है, ओहो अगरबत्ती जल रही है, ओहो ये वाला परफ्यूम तो बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा है। तो इस तरह की चीज है। फिर ये जो नस होती है ना, ओलिफैक्टरी नर्व होती है, ये एक सिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू गुजरती है। अब ये सिब्रिफॉर्म प्लेट क्या होती है? ये एक बिल्कुल बारीक पत और पोरस यानी जाली वाली बोन होती है, जो कि हमारी स्कल के, हमारी खोपड़ी के बेस पे होती है, यानी नाक के और इसके बीच में, और वहां से ये फाइनली ब्रेन तक पहुंचता है। तो एक बार इसका प्रोसेस देख लेते हैं किस तरह से इन्फेक्ट करता है। तो ये तुम्हारा क्या है, आराम से अपना पानी में फुल मस्ती मार रहा है। फिर तुमको ऐसे हुई कि हाँ भाई नहाएंगे, हम तो नहाएंगे पानी में, तुम कूद गए। तुम कूदे तो वो पानी तुम्हारे नाक में गया, और नाक से ये बैग तुम्हारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड आता है आपका एग्जाम के लिए, वो है सिब्रिफॉर्म प्लेट। तो ये एक थिन फ्लैट बोन होती है, जो कि हमारे स्कल का पार्ट होती है, और ये हमारी जो नेसल कैविटी होती है, यानी नाक के ऊपर वाला पार्ट, उसकी रूफ यानी कि उसके ऊपर छत बनाती है। एंड ये एक सीव जाली की तरह होती है, फिल्टर की तरह, जिसमें बहुत सारे बारीक बारीक छेद होते हैं, और इन होल्स के थ्रू ही जो ओलिफैक्टरी नर्व्स हैं, जो स्मेल वाली नर्व्स हैं, वो नाक से लेके और ब्रेन तक पहुंचती हैं। ओके, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये इन नर्व्स के अंदर से ही वहां पे जाता है। दिस amoeba uses these tiny holes in the cibriform plate as a pathway। इन होल्स को रास्ता बना के और ओलिफैक्टरी नर्व्स के थ्रू ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है। ओके, तो अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो इसकी मेनली 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। पहली होती है सिस्ट स्टेज, जो कि डोरमेंट या रेस्टिंग स्टेज होती है, जो कि उन कंडीशंस में होती है जब इसको अपना एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं मिलता, यानी कि गर्म पानी में रहता है, तो अगर ठंड है तो ये सिस्ट स्टेज में एग्जिस्ट करेगा, अगर खाना नहीं है तो भी ये सिस्ट स्टेज में एग्जिस्ट करेगा। तो वो सिस्ट स्टेज जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसी दिखती है, ये गोला सा। ओके, उसके बाद होती है आपकी ट्रोफोजॉइट स्पेस स्टेज। अब ये इसकी एक्टिव स्टेज होती है जब ये खाता है और मल्टीप्लाई करता है, और इसी स्टेज में ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, ये एलियन सा दिख रहा है, ये है इसकी ट्रोफोजॉइट स्टेज। इसके बाद है इसकी फ्लैजलेट स्टेज, जो कि एक टेम्परेरी स्टेज है, जिसमें इसके दो हंटर जैसी टेल निकल जाती हैं, जिनको हम फ्लैजुला कहते हैं, जिनको ये स्विमिंग के लिए और मूविंग के लिए यूज करता है। तो ये है इसकी तीसरी स्टेज। अब हम आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा क्यों कहा जाता है। और ये बिल्कुल स्टफ ऑफ नाइटमेयर से एकदम ज़ॉम्बी मूवी चल रही है। ठीक है, तो क्योंकि जब ये एक बार ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है, तो ये दो टाइप से ब्रेन में डिस्ट्रक्शन करनी शुरू करता है। पहला तरीका है डायरेक्ट अटैक ऑन ब्रेन टिश्यू, यानी कि आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको डायरेक्टली अटैक करता है। वहां पे ये अमीबोस्टॉम्स नाम, मतलब जो इसका माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, उससे ये बाइट करता है और आपके ब्रेन सेल्स को खाना शुरू कर देता है। ओके, दूसरा, और उसी तरीके में डायरेक्ट अटैक में ये क्या करता है, ये एंजाइम्स और टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो कि आपके ब्रेन मैटर को, आपके सेल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, गला देते हैं, और उसको फिर ये खा जाता है, सक कर लेता है। दूसरा है इसका इनडायरेक्ट डैमेज, जो कि हमारा खुद का इम्यून रिस्पॉन्स ही हमारे ब्रेन को डैमेज करता है बिकॉज ऑफ दिस अमीबा। तो क्या होता है, जब ये बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि भाई कुछ आया है बाहर से, तो हमारे ब्रेन को वो फाइटर सेल्स और केमिकल से भर देता है। ओके, उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे स्वेलिंग बढ़ जाती है, ब्रेन टिश्यू में ब्लीडिंग होती है, और हमारा जो इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है ना, जो स्कल के अंदर प्रेशर होता है, वो बढ़ता है, और ब्रेन टिश्यू गलना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस, और उससे फिर डेथ हो जाती है। और इन कंबाइंड इफेक्ट से जो ब्रेन टिश्यू है वो बहुत रैपिडली डिस्ट्रॉय होता है। इससे जो बीमारी होती है,
नेग्लेरिया फाउलेरी से, उसको कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियो एनसेफेलाइटिस, पैम। ओके, तो इसका कॉज होता है इन्फेक्शन बाय दिस अमीबा। अब अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हो तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि एक बार इन्फेक्ट होने के बाद सिम्टम्स आने में कितना टाइम लगता है। तो 1 से लेके 12 दिन का टाइम लग सकता है। आपने पानी में गोता लगाया और ये आपके नाक के अंदर गया, उसके बाद 12 दिन लगते हैं सिम्टम्स आने में। तो शुरू में जो सिम्टम्स आते हैं वो मेनिंजाइटिस से सिमिलर होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, फीवर होना, नोज़िया, वॉमिटिंग। बट बाद में जब ब्रेन डैमेज वर्स हो जाता है तो आपकी नेक स्टिफ हो जाएगी, सीजर्स आएँगे, सीजर्स यानी दौरे, हेलुसिनेशंस होंगी, ओके, कंफ्यूजन होगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा और फाइनली मोए मोए। ओके, तो इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है? 97% से ज्यादा है। यानी कि अगर 100 लोगों को ये इन्फेक्शन होता है तो उसमें से 97 तो समझो। मोस्ट पेशेंट्स जो हैं वो 7 से 10 दिन के अंदर ही सिम्पटम आने के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत लिमिटेड है। कुछ ही दवाइयाँ हैं, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है। एक ये है कि बॉडी को कूल कर देते हैं ताकि ब्रेन डैमेज को स्लो किया जा सके। और एक ये एंटी पैरासिटिक ड्रग है। ओके, बट फिर भी फेटेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब इस बैक्टीरिया का हम एनवायरमेंटल डायमेंशन और देखते हैं कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड इससे क्या-क्या एनवायरमेंटल डायमेंशन हो सकते हैं। तो देखो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ओके, सो ये एक थर्मोफिलिक अमीबा है। थर्मोफिलिक टर्म याद रखना, हीट लविंग। और जो कि रेयरली ही कोल्ड वाटर या सॉल्ट वाटर में मिलता है, यानी समुद्र में नहीं मिलेगा, डेड सी में नहीं मिलेगा, आपकी वहां पे लद्दाख में जो लेक है पेंगोंग सो उसमें नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि वो भी खारी लेक है। दूसरा इसमें है क्लाइमेट चेंज का, जो हम एक कनेक्शन देखते हैं कि जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लेक्स और रिवर्स जो हैं वो भी गर्म होती जा रही हैं। खास करके ट्रॉपिकल कंट्रीज में जिनमें इंडिया आता है। सेंट्रल और सदर्न इंडिया में तो खास करके जो लेक्स और रिवर्स है वो 25 डिग्री सेल्सियस के मार्क से ऊपर ही रहती है। नॉर्थ इंडिया में तो फिर भी आप हरिद्वार, ऋषिकेश जाओगे तो ठंडी होती है नदियाँ। ओके, दैट मीन्स, और क्लाइमेट चेंज की वजह से समर्स जो है वो भी लंबे होते जा रहे हैं। दैट मीन्स जो रिस्क पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा क्या है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, जो अब तक टेम्परेट कंट्री थे, डेवलप्ड कंट्री जिनको बोलते हैं, वो ठंडे होते थे। बट जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उन देशों का टेम्परेचर भी गर्म होता जा रहा है। और एक ये हो गया कि अब तो यूएसए में भी इसके केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होने शुरू हो गए, तो ये नॉर्थवर्ड स्प्रेड इसका बढ़ना शुरू हो गया। तो यही चीज जो है ना, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ये मलेरिया एटसेट्रा इन सब में भी लागू होगी, जीका वायरस में। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉस्किटोज भी जो हैं वो नॉर्थवर्ड मूव करेंगे। और डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे अब तक ये बीमारियां नहीं पाई जाती थी, वहां पे अब ये बीमारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें एक और डायमेंशन आप एग्जाम के हिसाब से देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन और वाटर मैनेजमेंट। यानी कि शहरों में जो स्विमिंग पूल्स पुअरली मेंटेन्ड है, जहाँ पे क्लोरीन वगैरह नहीं मिलती, या फिर वाटर टैंक्स हैं, जैसे आपकी छत पे टंकी है। अब बहुत सारी सोसाइटीज में फाउंटेन्स वगैरह होते हैं, या पब्लिक प्लेसेस में फाउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे गर्मी में हम छबल छबल करते हैं ऐसे जाके। गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत जगह हमने देखा है। ओके, अगर उनकी सफाई ढंग से नहीं होती तो वो भी ब्रीडिंग स्पॉट्स हो सकते हैं इसके। अर्बन हीट आइलैंड्स, यानी कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, क्योंकि वो उनमें बहुत ज्यादा कंक्रीट यूज होता है, तो वो आसपास के गांव के एरिया से गर्म होते हैं। ओके, यानी कि मान लो ये आपकी एक जगह है और इसमें ये बीच में एक शहर है, तो ये शहर का टेम्परेचर जो है ना, ये कंपैरेटिवली इस एरिया के ज्यादा होगा, तो इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। तो इनसे भी वाटर का टेम्परेचर टैंक्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो है वो बढ़ता है। ओके, अगर कहीं पे वार्म वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या कोई इंडस्ट्री है, वो अपना गर्म पानी किसी नदी में, झील में कहीं पे डाल रही है, उससे भी उसका टेम्परेचर ऊपर होगा और ये जो बैक्टीरिया है ये वहां पे पनपेगा। अब इसके आगे हम एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक एंगल इसमें देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर क्लोरीन पूल्स की जो है प्रॉपर क्लोरीनेशन इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक पूल्स होते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, वाटर पार्क होते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि ये जो इनके प्राइवेट ओनर्स हैं वो उसकी प्रॉपर सफाई करे, क्लोरीनेशन करे, ताकि ये अमीबा जो है इसको मारा जा सके। वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना, और इसको फिर आप एसडीजी गोल्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट में एक पब्लिक हेल्थ डायमेंशन और देख लेते हैं इसकी, कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। आप स्टैग्नेंट वाटर्स, यानी खड़ा पानी जो है उसमें तैरना अवॉइड करें। पॉन्ड्स, लेक्स, खास करके गर्मी में, जो कि आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है इस अमीबा के। नदी या आप समुंदर में तैर सकते हो, वो सेफर हैं, क्योंकि
ये अच्छी तरह इट डज़न्ट थ्राइव वेल इन फास्ट फ्लोइंग और सॉल्टी वाटर। दूसरा, ऐसी जगह पे अगर आप तैरते हो तो नोज़ क्लिप्स का यूज़ करो क्योंकि इन्फेक्शन सिर्फ़ नाक के थ्रू होती है और नोज़ क्लिप्स जो है वो फिज़िकली ब्लॉक कर देती हैं आपके नाक को, तो पानी अंदर जा नहीं सकता। अगर आप जलनेती करते हो यानी कि वो नाक में पॉट लगा के और फिर करते हो, तो वहाँ पे नाक साफ करते हो तो टैप वाटर मत यूज़ करो क्योंकि उसमें ये अमीबा हो सकता है। पहले उस पानी को बॉयल करो या डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करो ताकि वो स्टेराइल हो जाए। इंडिया में एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम चलता है जिसके थ्रू ऑल्दो ये केसेस रेयर हैं बट फिर भी इनको ट्रैक किया जा सकता है अगर कोई अनयूजुअल इन्फेक्शन होती है तो। अब ये हेल्थ सिस्टम के क्या-क्या चैलेंजेस हैं कि भई इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे मैंने बताया लोग जलनेती वगैरह करते हैं और टैप वाटर जो है वो साफ नहीं आता है इंडिया में, ये एक फैक्ट है। और इसका डायग्नोसिस जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि इसके सिम्पटम्स जो हैं वो एकदम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे ही दिखते हैं, इसलिए ऑफ़न ये मिसडायग्नोस हो जाता है कि होती तो ये बीमारी है बट डॉक्टर सोचते हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और गलत दवाइयाँ देते हैं जबकि होती अमीबा से है। ओके? और इसका ट्रीटमेंट भी लिमिटेड है जैसे कि ये जो ड्रग्स हैं एम्फोटेरेसिन एटसेट्रा ये सिर्फ़ अगर कोई केस अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ही ये काम करती हैं बट एक बार ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाए तो ये काम नहीं करती। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान एटसेट्रा है जो डेंगू मलेरिया प्रिवेंशन के लिए होती है, इसी तरह स्मॉल अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा सकती है कि इस तरह के पानी में मत तैरो और बॉइल्ड वाटर ही यूज करो नाक को साफ करने के लिए। ये जो अवेयरनेस है ये लो कॉस्ट है बट इससे जिंदगियां बच सकती हैं। तो ये आपका मेंस का सामान हो गया। अब मैंने इसमें आपको यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो आप इसकी पीडीएफ से कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका ये क्यूआर कोड है और जो आप यहाँ से ये नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।